सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट फर्स्ट पेपर यानी सेकंड पेपर का लगभग अपने सिलेबस है वो हो गया है। और अब हम फर्स्ट पेपर की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें पहला पार्ट हमने कल पढ़ लिया और जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं थी। आज हम पढ़ेंगे सैंधव और वैदिक धर्म के बारे में, जिसका पहला भाग पढ़ेंगे। और पहला भाग में हम केवल आज सैंधव जो धर्म है इसके आधारों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके लिए यानी लगभग एक दो दिन में ही फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर भी आपके लिए उपलब्ध होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं कि वास्तव में मॉडल पेपर की कितनी आवश्यकता है। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक यानी हिस्ट्री सेकंड का आपके मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है, क्वेश्चन बैंक भी जारी हो चुका है। तो वहां से आप सेकंड पेपर का जरूर अध्ययन करें। और फर्स्ट पेपर जो है इसका अब हम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सकेगा उतना करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे वीडियोस आपकी सहायता करने में बहुत अधिक मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो एक पार्ट है, सैंधव और वैदिक धर्म, इसमें क्या बताया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सैंधव सभ्यता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक है, इस सभ्यता के निर्माण में कौन कौन सी मान्यताएं हैं, सैंधव धर्म के आधार या सैंधव धर्म की क्या विशेषताएं हैं। तो इसके आधार पर हम चार जो प्रश्न है जो इस पार्ट में से बनने वाले हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। छोटे प्रश्न भी क्लियर होंगे और बड़े प्रश्न भी क्लियर होंगे। तो आइए चलते हैं इस पार्ट की तरफ और पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले सैंधव धर्म, ये पहला भाग है। तो सैंधव धर्म के बारे में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि पुरातत्व की दृष्टि से भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित रूप सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिलता है। सबसे पहले जो हमारी भारतीय धर्म और संस्कृति का कोई विकसित रूप मिलता है तो सिंधु घाटी क्षेत्र में मिलता है, जिनको आज से 4000 वर्ष पहले की संस्कृति बताई जाती है। भारतवर्ष का इतिहास तो मानव सभ्यता के प्राचीन यानी पाषाण युग के साथ प्रारंभ हो जाता है, लेकिन देश की जो सुविकसित जो सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही प्रारंभ होता है, जो वैदिक सभ्यता से प्राचीन है। तो इसका अर्थ है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से प्राचीन है। अब यदि प्रश्न आ जाता है कि सैंधव सभ्यता क्या है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर यह होगा कि इस सभ्यता के अधिकांश भग्नावशेष यानी अधिकांश जो खंडर है, अवशेष जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपलब्ध हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी और उसके आसपास की जो नदियां हैं उनकी घाटियों में अवशेष उपलब्ध होने के कारण ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसको और कौन सी संस्कृति नाम से जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नगर और उसके आसपास का क्षेत्र होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसकी खुदाई का काम कब शुरू हुआ, कैसे इसका पता चला, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका सबसे पहला जो उत्खनन है वो 1920 में शुरू हुआ। और वो कहाँ, पश्चिमी पंजाब, जो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थान है जो पश्चिमी पंजाब में है, पाकिस्तान देश में पश्चिमी पंजाब में स्थित है। और वहां के मोंटगोमरी नामक स्थान है, वहां से शुरू हुआ था। और इसका उत्खनन 1920 में दयाराम साहनी और श्री माधव स्वरूप वत्स ने भी किया था। इसके अलावा राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में भी सिंध प्रांत में जो लरकाना जिले में खुदाई का काम 1922 में राखालदास बनर्जी ने भी किया था। तो ये उत्खनन इन जो पुरातत्ववेताओं ने किया। इसके अलावा देखिए अलग अलग पुरातत्ववेता है जिन्होंने इस खोज में और भी इस काम को आगे बढ़ाने में काम दिया था। वो थे अर्नेस्ट मेके, एनजी मजुमदार, सर ओरेल स्टीन, एच हार्ग्रीव्स, पिगट व्हीलर, रंगनाथ राव सांकलिया, बीबी लाल, बीके थापर। इन सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज को, उत्खनन को और उसकी जो यानी खुदाई है या उसमें मिलने वाले जो जितने भी जो जैसे बर्तन है या कोई भी जो उपकरण है, औजार है, मिलता है, तो इन सभी को देखने में और इसको आगे बढ़ाने में इन सभी ने योगदान दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह हड़प्पा सभ्यता है। इसका विस्तार क्षेत्र देखिए,
पुरातत्व की जो खोजें हैं उनसे ये सिद्ध हो गया है कि इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और एवं उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था। तो जैसे ये प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहां तक था, कहां तक था, यानी लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके आ सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो यानी मुवनजोदड़ो भी कहते हैं, दड़ो यानी जो दड़ा या जिसको टिब्बा कह सकते हैं, और मुवन का मतलब मृत, मृत लोगों का टिब्बा, इसी को मोहनजोदड़ो नाम दिया गया है। इसके और भी क्षेत्र देखिए जिनका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अफगानिस्तान में जैसे क्वेटा, किल्ली, गुलमुहम्मद, मुंडगी, इन नदियों के किनारे भी इससे सभ्यता का अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के उत्तर पूर्व में जैसे ये लोरियाल घाटी है और जोब नदी की घाटी है, उनमें भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में भी सिंधु सभ्यता से पहले के अवशेष भी मिले हैं, सिंधु सभ्यता से भी पहले के अवशेष मिले हैं। कहां पे? कालीबंगा राजस्थान में, जो गंगानगर में है। पंजाब में रोपड़ तथा गुजरात में लोथल और रंगपुर नामक स्थानों से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पंजाब में रोपड़ से, गुजरात में लोथल और रंगपुर, इन स्थानों से भी यानी इस सभ्यता के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतके गेंडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर में और विलुप्त जो सरस्वती नदी के किनारे, यहां तक भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का काल कौन सा है, इस सभ्यता के बारे में क्या बताते हैं? जॉन मार्शल और डॉक्टर राधा कुमुद जो मुखर्जी है, वो कहते हैं कि ये सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व की थी। 3250 ईस्वी पूर्व यानी लगभग आज से हम कह सकते हैं कि 5200 वर्ष पहले, लगभग आज से 5200 वर्ष पहले। और प्रोफेसर के एन शास्त्री और डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि ये 4000 वर्ष पूर्व की है। 4000 वर्ष ईस्वी पूर्व 4000, ईस्वी पूर्व 4000 का मतलब हो गया आज से 6000 वर्ष पहले। और सिंधु सभ्यता जो है कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष की है। और बहुत सारी खोजों से ये पता चला है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 4000 ईस्वी पुरानी है। ईस्वी से 4000 पुरानी। लेकिन विज्ञान सम्मत जो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 का क्या काम आता है? यानी जैसे पुराने जो कंकाल वगैरह हैं उनकी आयु ज्ञात करने में काम आता है। तो कार्बन 14 से जब परीक्षण किया गया तो उन कार्बन 14 से उनका विकास काल है वो 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो अब जैसे मान लो कंकाल, जिस कंकाल का निरीक्षण किया वो कंकाल 2400 ईस्वी पूर्व का था, उससे पुराना कंकाल भी वहां पे मिल सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था भी काफी हजारों साल तक चली होगी। तो इस व्यवस्था को या इस सभ्यता को समाप्त होते भी काफी समय लगा होगा। इस कारण से इस सभ्यता को हम यदि देखें तो ये लगभग 4000 से अधिक वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता के निर्माण में 3 मान्यताएं प्रचलित है कि ये जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी तो इसमें किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अब जैसे मान लो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप इसको धीरे धीरे जिस प्रकार मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है वैसे आप लिख दो। इसके 3 विचार प्रचलित होते हैं कि एक तो मिश्रित जाति या नस्ल। इसके जो कर्नल सैमुअल और डॉक्टर गुवा है उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने किया है। इसका निर्माण है वो एक ही जाति, कुछ जो अलग जातियां हैं मिश्रित जातियां जो थी उन्होंने किया है। और प्रथम मान्यता सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके अनुसार प्रथम सभ्यता जो मान्यता है यानी कर्नल स्यूअल और डॉक्टर गुवा है, ये कहते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, यानी ये शहरी सभ्यता थी और उसके मुख्य नगर जो व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। अतः आजीविका की तलाश में अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ आकर बस गए थे, क्योंकि ये बड़ा शहर था और इस शहर में लोग हैं वो अपने आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर आकर के बस गए थे। इसलिए सिंधु सभ्यता में 4 नस्लों के आदमी मिलते हैं। 4 नस्लों में विभाजित किया गया है, आदिम, आग्नेय, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। इन 4 नस्लों में इन्होंने विभाजित करने का प्रयास किया है। दूसरी बात है कि दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार वो कहते हैं कि ये द्रविड़ लोगों की सभ्यता है। इस सभ्यता को बनाने में किन लोगों का योगदान है? द्रविड़ लोगों का है। इन विद्वानों का कहना है कि खुदाई में प्राप्त नर कंकालों में भूमध्य सागरीय नस्ल की प्रधानता है, इसलिए इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को दिया जाता है। और सर जॉन मार्शल जो है,
सर जॉन मार्शल है इस मत के सबसे प्रबल समर्थक है कि यानी ये कहने वाले कौन है, द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति बताने वाले कौन है, सर जॉन मार्शल है। और उससे उससे कौन बताने वाले हैं, यानी डॉक्टर सैमुअल और डॉक्टर घुबा है। और तीसरी मान्यता जो है, तीसरी मान्यता के अनुसार क्या है, तीसरी मान्यता के अनुसार मान्यता में विद्वान है लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र और शंकरानंद, दीक्षितार, कुशालकर, और इनके अनुसार सभ्यता के निर्माता आर्य थे। तीसरी सभ्यता के लोग क्या कहते हैं, तीसरी मान्यता के लोग कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो आर्य लोगों ने किया है। उम्मीद करता हूं मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि आपके लेसन समझ में आता है कि नहीं आता है, जरूर बताइएगा। अब सैंधव धर्म के आधार या सैंधव धर्म की विशेषताएं पढ़ लेते हैं और ये लेसन पूरा हो जाता है। सबसे पहली विशेषता है यहाँ की शिक्षा। और जब पुरातत्व की खोजें की गई तो उन खोजों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और यहाँ कला शिल्प में निपुण थे। यानी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों के जो बर्तन वगैरह मिलते हैं तो उन पर कलाकारी की हुई मिलती है, तो इसका अर्थ है कि वो कला शिल्प में निपुण थे, पर अभी तक उनकी लिपि को ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे उनकी भाषा का ज्ञान नहीं हो सका है। उन्होंने भाषाओं में क्या लिखा है ये अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। दूसरी बात है देवताओं की कल्पना भी की गई है, यानी खुदाई में प्राप्त हुआ है। सिंधु प्रदेश की खुदाई में एक मुद्रा मिली है और इस मुद्रा पर 3 मुख वाले ऊर्ध्व लिंग व्यक्ति जो है योग मुद्रा में बैठा हुआ है। योग मुद्रा में बैठे हुए आदमी की फोटो है, तो उस मुद्रा का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें 6 शब्द अंकित है। हालांकि वो पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन उन विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वानों का यह कहना है कि ये मुद्रा पर जो चित्र अंकित है ये भगवान शिव का है। तो इसका अर्थ है कि वो देवताओं में भी विश्वास करते थे, देवताओं की उनकी कल्पना थी। तीसरी बात है कि एक परम पुरुष विश्वरूप प्रजापति की उपासना यानी ब्रह्मा जी की उपासना भी वो किया करते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में एक अन्य मुद्रा मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है, यानी योगासीन व्यक्ति का चित्र है और चित्र के दोनों ओर एक नाग है और सामने 2 नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है कि ये नागों से घिरा हुआ योगी है और ये भी भगवान शिव का चित्र है, यानी ये शिव का चित्र है। चौथी इसकी विशेषता है परम नारी की पूजा, यानी परम नारी की पूजा भी किया करते थे। कैसे, प्रकृति की पूजा भी करते थे। सिंधु वासियों द्वारा मंदिरों में पूजा उपासना करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यानी मंदिर का कोई साक्ष्य मिलता ही नहीं। किंतु सिंधु नगरों की जब खुदाई की गई और खुदाई में कि मिट्टी में बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियां मिली है, मिट्टी में नारी मूर्तियां मिली है, और उन विद्वानों का कहना है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वे पृथ्वी माता को भी मानते थे या पृथ्वी माता की प्रतीक मूर्तियों को मानते थे। चौथा, 5वां जो इसकी विशेषता है प्रजनन शक्ति में विश्वास करते थे, उसकी पूजा करते थे, यानी शिवलिंग की पूजा भी वो करते थे, शिवलिंग की पूजा भी करते थे। परम पुरुष और परम नारी पूजा के साथ साथ सिंधुवासी प्रजनन शक्ति के लिंग और योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा किया करते थे। छठी विशेषता है कि वृक्ष पूजा। खुदाई में प्राप्त अनेक मुद्राओं पर वृक्षों के अनेक चित्र मिले हैं, जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। और एक मुद्रा पर दो पशुओं की एक मुद्रा है मिली है, उस पर 2 पशु है, 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित की हुई है। तो इसका अर्थ है कि वो वृक्षों से स्नेह रखते थे और वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। वृक्षों को 2 तरीके से वो पूजते थे। किस तरीके से, एक तो तरीका यह था कि वृक्ष को प्राकृतिक रूप में पूजते थे, जैसे तुलसी का पूजन किया जाता है। दूसरा, वृक्ष को देवता के रूप में पूजते थे, जैसे पीपल की पूजा की जाती है। और पीपल के पेड़ को सिंधुवासी वो सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। कौन से पेड़ को ज्यादा मानते थे, पीपल के पेड़ को है वो सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। इसके अलावा पशु पूजा करते थे, पशुओं की पूजा भी करते थे। सिंधुवासी पशुओं की पूजा भी करते, क्योंकि कई मुद्राओं पर बेल के चित्र मिले हैं, खिलौने के रूप में भी बेल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र मिला है जिस पर एक कुबड़दार बेल अंकित किया गया है। तो इससे अनुमान क्या लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में क्या है कि बेल का भी बड़ा महत्व था, यानी बेल की भी वो पूजा किया करते थे। 8वीं इसकी विशेषता है अग्नि पूजा, स्नान ध्यान और जल देवता। अग्नि पूजा में विश्वास करते, स्नान ध्यान में विश्वास करते, जल देवता में विश्वास करते। सिंधु घाटी के लोग किसी न किसी रूप में अग्नि या अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के मकानों में कोयले से भरे हुए गड्ढे मिले हैं और एक टिल्ले पर चबूतरे के ऊपर कुएं के गुसलखाने के पास वेदियों की पंक्तियां पाई गई है। मतलब वहां पर जैसे कुएं के पास में वेदिकाएं बनाई गई है, भट्टियां बनाई गई है और उन भट्टियों में
ये कहा जा सकता है कि जो वो सार्वजनिक स्थल था तो वहां पर कोई न कोई तरह की पूजा होती थी और ये कोई यज्ञ भूमि लगती है। यज्ञ के बाद वो स्नान करते थे जिसके लिए कुंड होता था, तालाब बने होते थे। सिंधु लोग स्वभावतः यानी जल देवता के भी बड़े, जल देवता में भी श्रद्धा रखते थे। जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, कुंड है, इनको वो लोग क्या मानते थे? देवता मानते थे। और नौवां जो इसकी विशेषता है, प्रतीक मुद्रा। खुदाई में अनेक अवशेष मिले हैं, जैसे सींग है, स्तंभ है, स्वास्तिक है, इनके चित्र मिले हैं। स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं और इन विद्वानों का इनसे मत है कि चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक है और किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। धार्मिक प्रथाओं का भी उल्लेख मिलता है। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों और प्रतीकों के अंकन पर आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो साकार उपासना करते थे, क्योंकि चित्र बना करके, मूर्ति बना करके उपासना, इसका मतलब वो क्या थे? सगुण थे या साकार उपासक थे और उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित थी। परंतु खुदाई में अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं मिला है जिसे हम ये कह सके कि ये मंदिर था या उपासना स्थल था। उपासना स्थल कहीं पर भी नहीं मिला है, मूर्तियां मिली है, सब कुछ मिले हैं। परलोक में भी वो विश्वास करते थे। परलोक में विश्वास करने का क्या अपने पास मतलब इसका सबूत है? सबूत ये कि सैंधव लोग ये समझते थे कि मृत्यु के बाद आदमी की आत्मा दूसरे लोक में जाती है, ठीक है। उसके बाद मुर्दे को या तो रस्सी से रस्मी तौर पर कब्रों में दफनाया जाता था, यानी उसके रीति रिवाज के साथ उसे कब्र में दफनाते थे। और दफनाते समय या उसे जलाते समय उसकी भस्मी और कलश में रख दी जाती थी। दफना दिया तब तो ठीक है, अगर उसे जलाया तो उसकी भस्मी को क्या करते थे? एक कलश में रख देते थे और उस कलश में रख करके बंद कर देते और फिर उस भस्मी के साथ में पशु पक्षी, मछली, मनके, कड़े, बर्तन, ये सब चीजें रखते। और उनका इसके प्रति क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि ये सिंधु लोगों का ये विश्वास था कि आत्मा जब दूसरे लोक में जाती है तो उनका सफर आसान रहेगा, ये चीजें उनके सफर में काम आएगी, ये चीजें उनके सफर में काम आएगी। ये सिंधु धर्म की विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कल इसका दूसरा भाग होगा वैदिक धर्म। क्या होगा? वैदिक धर्म। उसके बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे और यानी धीरे धीरे जल्दी हम एक मॉडल पेपर भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम क्वेश्चन बैंक भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के पाठ आपको उपलब्ध होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।